हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और थोड़ी बात हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी की थी और एक दो न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और कुछ छोटे छोटे टर्म्स और एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब है इसका? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कांस्टेंट या सेम। ठीक है, कांस्टेंट या सेम। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक कार जिसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि वो कार एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रही होगी। बोलो, मतलब अगर एक घंटे का मैंने टाइम इंटरवल लिया, ये एक घंटे का टाइम इंटरवल है, तो ये कार कितना जा रही होगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, बोलो सही बात है। और अगर मैं फिर से एक घंटे का टाइम इंटरवल ले लूं तो ये कार फिर से 50 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, फिर से एक घंटे का ले लिया अगर टाइम इंटरवल, तो ये कार 50 किलोमीटर फिर से जाएगी। तो अगर, अब सुनना मेरी बात, अब अगर कोई बॉडी, कार, बस, कोई भी बॉडी हो सकती है, अगर कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में, अगर कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर मान लो यहीं पर क्या होता, अगर यहीं पर मान लो पहले वो 50 किलोमीटर जाता, फिर कुछ और किलोमीटर, मतलब कुछ 40 किलोमीटर, यहां पर ये 65 किलोमीटर, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? चलो इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो जैसा भी बताया, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion। मतलब सेम टाइम इंटरवल में बॉडी को क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब वो सेम टाइम जरूर थोड़ी नहीं कि 1 आवर हो या 1 सेकेंड हो या 1 मिनट हो, वो सेम टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 3 सेकेंड का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर कोई बॉडी, ये सपोज अलग अलग डेस्टिनेशन है A B C D, और टाइम इंटरवल सबका मैं 3 सेकेंड ले लूं, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर बॉडी सपोज यहां पे भी 10 मीटर जा रही है, यहां भी 10 मीटर जा रही है, और यहां भी 10 मीटर जा रही है, ठीक है, कोई एग्जांपल ले लिया, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसको इरेज कर दूं। चलो देखो, अब होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या हो जाएगा, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, वहां पर इक्वल था, यहां पर क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
then the body is said to be then the body is said to be in non-uniform motion। ठीक है, बात क्लियर हुई। मतलब आपको क्या समझना है कि यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल तो होगा, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी अब वो अनइक्वल होगी। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने मान लो एक ही डेस्टिनेशन, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल ले लिया, जैसे 5 सेकेंड का ले लिया, ठीक है, 5 सेकेंड का ले लिया, कोई भी टाइम इंटरवल आप ले सकते हो, बट वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 सेकेंड 4 सेकेंड, ऐसा नहीं करें, 5 5 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा। तो पहले मान लेते हैं ये 25 मीटर गया, फिर ये 30 मीटर गया, और फिर ये 17 मीटर गया, ठीक है। तो देखो ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब इसको समझने के बाद जो इस टॉपिक में हमें आज की वीडियो में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो स्पीड और वेलोसिटी पढ़नी है। तो पहले स्पीड खत्म करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी करेंगे। तो स्पीड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि स्पीड को डिस्कस करने से पहले अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जितने भी अर्थ का मोशन है, जितने भी प्लैनेट्स का मोशन है या अर्थ का मोशन है, तो अर्थ का मोशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सोचो। तो अर्थ का मोशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए? तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म होना चाहिए, जबकि ये आंसर गलत होगा, ठीक है। अर्थ का मोशन या प्लैनेट्स का मोशन, ठीक है, सन के अराउंड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। देखो कैसे होता है ये बता देता हूं आपको थोड़ा सा, ये आप पूरा डिटेल पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा आपके पास ग्रेविटेशन वाला, वहां पर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे उसको, बट अभी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे होता है। एक्चुअली में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर नहीं रिवॉल्व करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, ऐसे। मतलब एक बार जो प्लैनेट होते हैं वो सन से दूर होते हैं और एक बार ये प्लैनेट सन के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो जब प्लैनेट सन से दूर होते हैं तो ये स्लो हो जाते हैं, और जब ये सन के पास होते हैं तो क्या हो जाते हैं, अपनी स्पीड को फास्ट कर लेते हैं। इसका रीजन आपको समझ में आएगा जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो ये फैक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका जो मोशन है वो स्लो है, यहाँ पर फास्ट है, और ये मोशन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जब ये स्लो और फास्ट हो रहा है, मतलब अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जबकि बहुत सारे बुक्स में भी इसको यूनिफॉर्म मोशन ही बोला गया, बट एक्चुअल में जो अर्थ या प्लैनेट्स का मोशन होता है सन के अराउंड, वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, आपको बता दिया। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? तो स्पीड तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, या पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, यही तो होगा। मतलब आप स्पीड कैसे लिखते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड में हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट तो ऐसे बहुत सारी होंगी, आपने सुना भी होगा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। बट हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो
अब स्पीड को भी हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वैसे ही हम अभी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखो जो भी हम लोगों ने मोशन के लिए समझा ना कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सेम आप कॉपी कर सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है, सेम आप कॉपी कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप डेफिनेशन लिख लोगे ना खुद से, जैसा वहां पे लिखा था सेम, ठीक है, बट वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। अब एग्जांपल देखो इसका, ऐसे मान लो अब स्पीड हम निकाल रहे हैं, सपोज ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। हम जो टाइम डिफरेंस ले लेते हैं 5 सेकंड का ले लेते हैं, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, ठीक। और यहाँ पे डिस्टेंस हम ले लेते हैं 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अगर हम स्पीड हर पॉइंट पे निकालना चाहें, मतलब ए से बी की स्पीड, बी से सी के बीच का स्पीड, सी से डी के बीच का स्पीड, तो देखो ए से बी का के बीच में जब बॉडी ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 25 अपॉन टाइम 5 सेकेंड, तो 25 अपॉन 5 क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से आप जब बी से सी का स्पीड निकालोगे तो भी आ जाएगा 25 अपॉन 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप सी से डी के बीच का पॉइंट निकालोगे तो यहाँ भी आपको 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगी, ठीक है। तो देखो स्पीड सेम है, ठीक है, तो स्पीड सेम आ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गया, वो भी देख लेते हैं। देखो अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल सेम होगा जैसे हम लोगों ने अभी मोशन में पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो अब सेम वही डेफिनेशन हो जाएगी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो आप डेफिनेशन इसकी सेम कॉपी कर सकते हो, कर लोगे ना। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो सपोज ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। हमने टाइम इंटरवल इस बार ले लिया 10 सेकेंड का, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मैंने बताया था आपको 10 सेकेंड 10 सेकेंड, यहाँ पर भी 10 सेकेंड, ठीक है। अब इसकी स्पीड तो डिफरेंट होगी हर पॉइंट पर, हर वेरिएबल होगी, ठीक है। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल भी बोलते हैं और यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल स्पीड बोलो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल होगी, मतलब हर बार चेंज हो रही होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे सपोज यहाँ पे पहले 15 मीटर गया, उसके बाद 17 मीटर, उसके बाद 21 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 24 27 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्पीड देखो, यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब स्पीड निकालते हैं, तो ए से बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 15 अपॉन 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बी से सी का डिस्टेंस हो जाएगा एस इक्वल टू 17 अपॉन 10। देखो बी से सी में 17 और टाइम कितना हो गया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से सी और डी के बीच में निकालेंगे तो आ जाएगा स्पीड इक्वल टू 21 अपॉन 10। देखो 21 अपॉन 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1 मीटर पर सेकेंड। देखो हर पॉइंट पे जो इसकी स्पीड आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आगे बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एवरेज स्पीड देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपको बहुत न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, और जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेंगे अगर स्पीड से मिलेंगे तो वो आपको एवरेज स्पीड से ही मिलेंगे। देखो तो इसको समझ लो अच्छे से, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
तो जरूरी थोड़ा नहीं है कि वो, अब मान लो कोई कार है, तो कार अगर यहाँ से यहाँ पर पहुंच रही होगी, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 50 किलोमीटर जाना है ऐसे, तो क्या एक ही सेम स्पीड से जाएगी? हो सकता है कभी इसकी स्पीड ज्यादा हो, कभी इसकी स्पीड कम हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो अब यहाँ पे अगर मुझे स्पीड बतानी हो किसी को, तो ऐसा क्यों बोलेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर यहाँ से अचानक से स्पीड बढ़ गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम एक एवरेज बताते हैं। तो एवरेज कैसे बताते हो कि एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल, भाई स्पीड का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपने ट्रैवल किया एवरेज पर यूनिट टाइम में, यही होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका देखो क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। आप एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो पर यूनिट टाइम में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा हमारे पास, एवरेज जैसे जनरली हम निकालते हो, जैसा आपने मैथ्स में निकाला हुआ है, ठीक है, वैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, पहले तो आपको टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितना आप डिस्टेंस ट्रैवल किए, और आपने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। एक एग्जांपल कर लें, या एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पे देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर मान लेते हैं एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है, और आपको ये ऐसा दी, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, इनके बीच में जो ये 6 मीटर ट्रैवल किया कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है। और ये 10 मीटर ट्रैवल किया 3 सेकंड में, ठीक, और 4 मीटर ट्रैवल किया लास्ट में 5 सेकंड में, ठीक है। और आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना ट्रैवल किया, तो हम लिख लेते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 6 मीटर, 10 मीटर और 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया, आप इसे कैलकुलेट करोगे 10 4 14 और 6 20 मीटर, और टोटल टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 और 5 कितना हो गया 10 सेकेंड। तो आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो यहाँ की स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और स्पीड होगी, बी से सी और सी से डी में कुछ और स्पीड होगी। लेकिन आप अगर एवरेज स्पीड बताओगे, ठीक है, जैसे एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड ओवरऑल कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें, तो एवरेज स्पीड समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एवरेज स्पीड का नहीं है लेकिन स्पीड से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। देखो क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग स्पीड, कंपेयर द फॉलोइंग स्पीड्स, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट दे रखा है स्पीड ऑफ कार कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड दे रखा है स्पीड ऑफ बस कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड दे रखा है स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल टू 600 सेंटीमीटर पर 2 सेकेंड। यहां पर लिख लो इन 2 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करके बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी। तो क्या हम ऐसे बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है?
ऐसे हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हर जगह पर आपको यूनिट अलग अलग दे रखी है, ठीक है ना, यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर हमें अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबकी यूनिट सेम करनी होगी। तो पहले ऐसा करते हैं, हम एक एक को यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं और एक एक को हम पहले यूनिट सेम करते हैं। तो देखो स्पीड ऑफ कार, तो तरीका क्या है कि आप सबको या तो किलोमीटर पर आवर में कर लो, या सबको मीटर पर सेकंड में कर लो, या सबको सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लो। तो हम लोग ऐसा यूनिट में करते हैं, मतलब मीटर पर सेकंड में सबको चेंज करेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले कार के लिए, तो कार के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका स्पीड है 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर पर सेकेंड। तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 90 आपको पता है क्या करते हैं हम 5/18, यही तो करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो 90 किलोमीटर पर आवर था ना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको करो, इसे कट करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो 5 और 5 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 25 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड है बस, तो बस के लिए क्या हो जाएगा, ये तो पहले से ही मीटर पर सेकेंड में दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम। साइकिल के लिए बताओ क्या होगा, साइकिल देखो 600 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। अच्छा यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या ये ऐसा हो जाएगा 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड, भाई 2 सेकेंड में 600, तो 1 सेकेंड में कितना 300 कर सकते हो उसको। तो 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, इसकी स्पीड आ गई। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकेंड में, तो 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर, तो पढ़ा होगा आपने। तो वही यहाँ पे किया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है आपकी स्पीड किसकी, ये है आपकी कार की, और ये है आपकी सेकेंड वाली बस की, और ये है आपकी साइकिल की। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है हमारे पास कार की, उसके बाद बस और फिर साइकिल। तो ऐसे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो स्पीड हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया। अब हम आते हैं वेलोसिटी पर। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और स्पीड में पहले डिफरेंस क्या है। तो स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब जैसे देखो अभी हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, तो स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, इसे ही हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब v इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, चलो d अपॉन टी ही लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं, मतलब ये कैसी हो जाएगी आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी यूनिट सेम हो जाएगी, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट बिल्कुल सेम हो जाएगी जो स्पीड की थी, मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने स्पीड में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, सेम हम लोगों को यहाँ पर भी पढ़ना है वेलोसिटी में। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि एक स्पीड और होती है जिसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, वैसे ही वेलोसिटी में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें कुछ होता नहीं है, बस ये समझो कि अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कि कोई बस है, कार है, किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है, तो बहुत बार इसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती होगी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर,
ठीक है, आप स्पीडोमीटर को चेक करते हो और जो स्पीड या वेलोसिटी आपको मिलती है वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन दोनों में हो जाएगी, मैंने उसको लिखवाया नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब वेलोसिटी में भी हम लोगों को वैसे ही पढ़ना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। इसको हटा दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझना ध्यान से, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ पर, यूनिफॉर्म स्पीड से, मैंने यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड यूज किया है। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रही है। क्या ये इसकी वेलोसिटी भी हो सकती है, क्या ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है? नो, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है और स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड करती, सॉरी वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, स्पीड तो नहीं करती, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। कहोगे सर यहां पर अगर बॉडी रिवॉल्व कर रही है, इसकी स्पीड सेम है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? देखो कैसे। अब वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। अब इसको भी समझेंगे नॉन वेरिएबल में या नॉन यूनिफॉर्म में। अब बस समझ लो कि अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। देखो अगर मान लो बॉडी यहां पर है, ठीक है, यहां से चलना शुरू हुई ऐसे, तो यहां पर अब यहां जाएगी तो क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ और निकलेगा। यहां होगी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ और निकलेगा, यहां कुछ और निकलेगा। यहां देखो अब तो ये कम होने लगा, पहले बढ़ा धीरे धीरे फिर कम होने लगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो बार बार चेंज होगा अपने इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो उसकी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, मतलब वेलोसिटी है, वो हर बार हमें डिफरेंट मिलेगी। जबकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, जबकि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर बार हमें चेंज मिलेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले जरूरी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए कि बॉडी को कैसा होना चाहिए, एक लीनियर पाथ पर ट्रैवल करना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि लीनियर पाथ पर किसी बॉडी को ट्रैवल करना चाहिए। तो इसको अब डिफाइन कैसे करेंगे, इफ अ बॉडी, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको बहुत अच्छे डिफाइन कर सकते हो। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स, पहले लिखना पड़ेगा, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिना स्ट्रेट लाइन के वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई भी कर्व, अगर मान लो सर्कुलर ना हो कि आप रेक्टेंगुलर पाथ पर जाते हो, तब भी देखो उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। ट्रायंगुलर पाथ पर जाते हो, किसी भी कर्व पाथ पर जाते हो, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी हर बार चेंज होगा, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो कांस्टेंट होने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं वर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट होने के लिए लीनियर पाथ पर ट्रैवल करना जरूरी है। तो इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होनी चाहिए, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन if a body travels in a straight path in a particular direction, then it travels, then it covers, and लिख लेते हैं, and it covers equal distance, and it covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, then it is said to be in uniform velocity। देखो लास्ट वाली अगर लाइन को आप ध्यान से देखो तो ये यूनिफॉर्म स्पीड में लिखा था, बट वहां पर क्या कंडीशन थी,
कि वहां पर आप कैसे भी जाओ, वहां पे आप चाहे सर्कुलर पाथ में मूव करो, चाहे आप रेक्टेंगुलर पाथ में मूव करो, वहां पर आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या है कि बॉडी को ट्रैवल होना चाहिए स्ट्रेट पाथ पर और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी आपका जो स्पीड है या जो स्पीड है उसको हम वेलोसिटी बोल पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ये आपको? ओके, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही आपको एक नया टर्म मिलने वाला है जिसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आपको थोड़ा मैं अभी इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेरिएबल। भाई वेरिएबल वेलोसिटी को ही तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो आपका वेलोसिटी है भाई वो तो सेम नहीं हो सकता, वो तो चेंज होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? वो चेंज होगी। अब ये वेलोसिटी में चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी में जो चेंज है, समझो बात को, जो वेलोसिटी में चेंज होगा, भाई वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, तभी तो हम इसे वेरिएबल बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी में चेंज होगा कैसे, ये क्वेश्चन आता है। वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा? ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब आप मान लो स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 25 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी है, लेकिन आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाएगा? उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अभी समझाया था कैसे, ठीक है। तो पहले तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब आप उसको सर्कुलर पाथ पर ले जाओ, किसी कर्व पाथ पर ले जाओ, रेक्टेंगुलर पाथ पर ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। तो वेलोसिटी चेंज करने का पहला मेथड क्या है? डायरेक्शन आप उसकी चेंज कर दो तो वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू चेंज कर दो, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है तो आपने 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, या 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया, या कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू चेंज कर दो उसकी, ठीक है। तो ये भी दो टाइप से हो सकता है, अभी बताता हूँ इसको भी। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है या इस टॉपिक में पढ़ना है, वो इसको नहीं पढ़ना है, वो हम लोगों को इस बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर अगर दोनों ही चेंज हो जाए, अबे दोनों चेंज होगा तो पक्की बात है कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज करो, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन यूनिफॉर्म तो होगा ही होगा। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, उस टाइम पे आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड को हम तब कंसीडर करेंगे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मैग्नीट्यूड को हम तब कंसीडर करेंगे जब बॉडी कैसे ट्रैवल कर रही होगी? लीनियर मोशन में होगी। तो मैंने आपको जैसा शुरू में ही बोला था कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में लीनियर मोशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है, लीनियर मोशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जब बॉडी लीनियर मोशन में होगी उस टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी में चेंज लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? केवल मैग्नीट्यूड ही चेंज कर सकती हो, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दो या उसकी वेलोसिटी को कम कर दो। अब देखो ये काम भी दो तरीके से हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे हो सकता है। जैसे मान लो, अब एग्जांपल देखो, एक बॉडी है, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो एक बॉडी है जो ए से बी तक, ठीक है, मान लेते हैं 5 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 सेकेंड तक इसकी जो स्पीड थी वो 25 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक। उसके बाद ए से बी, उसके बाद जैसे बी से सी पे आया, ठीक है, इस डिस्टेंस के बाद में 5 सेकेंड के बाद, अब 5 सेकेंड के बाद मान लो आप दूसरा 5 सेकेंड ले लो, ठीक है। अब इस 5 सेकेंड में इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, या उसके बाद अगले 5 सेकेंड में हो गई इसकी, अगले 5 सेकेंड में हो गई इसकी कितनी हो गई? मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एक और एग्जांपल देखो, अच्छा ये बढ़ भी सकता था, जैसे मान लो 15 पहले था, उसके बाद 20 हो गया, फिर 25 हो गया, ऐसे भी हो सकता था, मैंने डिक्रीज कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं,
मान लो ये ए है, दिस इज बी, ये सी और ये बी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले लेते हैं, 3 सेकेंड 3 सेकेंड और 3 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए से बी में मान लेते हैं जो डिस्टेंस और जिसकी स्पीड थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी, फिर हो गई 19 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपको इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, चेंज तो यहाँ भी हो रहा है, चेंज यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर चेंज हो रहा है वो एक फिक्स क्वांटिटी के साथ हो रहा है। मतलब जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, देखो 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है, या बोल सकते हो जो चेंज हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? इक्वली हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, जो चेंज है इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब देखो जब भी चेंज होता है, जब भी आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है, तो एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? आ रही बात समझ में कि मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, मैग्नीट्यूड दो तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो सेम तरीके से हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इसको हम एक्सेलरेशन को नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाएंगे, फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर से मैं एक बार समझा दूंगा, बट अभी समझ लो कि क्या मतलब है हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी, वहां पर ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो अगर वो सेम चेंज हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर वो सेम नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। वो चाहे इंक्रीज कर रहा हो कॉन्टिन्यूअस मोशन में या डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, दोनों को ही हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात इतनी? तो इसको डिफाइन कर लें। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। देखो तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ बॉडी, क्योंकि हम लोग बात किसकी करने वाले हैं? अब डायरेक्शन वाली की बात करने ही रहे, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो कैसा होगा? लीनियर पाथ में होगा। तो इफ अ बॉडी travels in a straight path, या लीनियर पाथ बोल दो, in a straight path and covers in a particular direction, in a particular direction and covers इक्वल डिस्टेंस, इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा। अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, अनइक्वल का मतलब उसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अनइक्वल का क्या मतलब होगा? उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल interval of time, then body is said to be, then the body is said to be in non-uniform motion, non-uniform motion। बात समझ में आ गई? बोलो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। भाई अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या बोल सकते हो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग सारे नोट्स अच्छे से बनाना। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हमारा लास्ट टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग, जैसे हम लोगों ने वहां पर एवरेज पढ़ा था कि जैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पर भी एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो सकता है कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी है, जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वो एक तो इस फॉर्मूले से आ जाए कि टोटल
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला हम लोग जनरली कहाँ यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब आपका चेंज, अभी मैंने बताया था कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो एक होता है यूनिफॉर्म तरीके से और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब इक्वल चेंज और एक होता है अनइक्वल चेंज, रैंडम चेंज, कैसा भी चेंज। तो यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे? जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर लिख देते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हम वहां यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास, अब जैसे मान लो अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए निकालना हो, ठीक है, तो हम वेलोसिटी, तो वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। और हम लोगों को अभी जब हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे या और सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसका जो मोशन कैसा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लिसन टू मी वंस अगेन, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा v अपॉन u डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी बताता हूँ ये v और u क्या है। जो v होता है वो होती है इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और जो u होगा उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का क्या करोगे? अर्थमेटिक मीन ले लोगे। ठीक है, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये आप कब यूज करोगे? जब आपके पास होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तो एग्जाम में आपको पता चल जाएगा ना कि यूनिफॉर्म है मतलब जो चेंज हो रहा है वो इक्वली हो रहा है, या चेंज ऐसे ही किसी भी तरीके से हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये वाला अप्लाई करोगे। ठीक है, जनरली हम लोग ये वाला सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद ये वीडियो यहीं पर खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन का आइडिया आपको तो लग गया है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन आता है, और वो 2 तरीके का हो सकता है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एक बॉल है, बॉल मान लो, ठीक है, उसको हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो किया, मतलब उसको ऊपर ऐसे उछाल के फेंका। ठीक है, तो 25 मीटर तक वो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो वापस नीचे आने लगता है। ये 25 मीटर तक ये गया और ये वापस नीचे आएगा। बॉल ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी। तो जो टोटल टाइम लगा उसे, टोटल टाइम लगा उसे, वो कितना लगा? 10 सेकेंड लगा। ठीक है, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे फेंका गया, थ्रो किया गया, इस हाइट तक गया। ये हाइट कितनी है? 25 मीटर। और जो आने, ऊपर बॉल गई और नीचे आने में, तो ये पूरे प्रोसेस में उसे कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? देखो, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो, बॉल अगर 25 मीटर हाइट पर गई है तो वहां से नीचे भी आई है, मतलब 25 ऊपर गई और 25 मीटर नीचे भी आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 50 मीटर। 25 प्लस 25 50 मीटर, तो 50 मीटर तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। और टोटल टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 10 सेकेंड यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है? एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है
इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यही बताया था लास्ट वीडियो में कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर बॉडी जहां से गई वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो टोटल टाइम से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, और एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना बड़ा रोल होता है डायरेक्शन का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स। ओके, टिल देन कीप ऑन स्टडिंग।